नमस्कार। आज हम सामान्य अध्ययन के कुछ बहुत ही दिलचस्प तथ्यों पर गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास कला और संस्कृति से लेकर भारतीय राजनीति, भूगोल और विज्ञान तक कई विषयों पर नोट्स हैं। हम्म। हमारा मकसद इन तथ्यों को इस तरह से समझना है कि ये परीक्षा के लिए आसानी से याद हो जाएं। बिल्कुल। हम हर विषय को बिंदु दर बिंदु समझेंगे, जैसे क्लास में समझा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की। जी। इसका जो मुख्य विषय है वो वैष्णव समुदाय पर आधारित है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां। हाँ, बिल्कुल। और यही इसकी आत्मा है। इसमें भक्ति, सौम्यता, इस पर ज्यादा जोर है। इसकी मुख्य शैलियां हैं लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। अच्छा, और इसके दो मुख्य भाग भी हैं, जागोई और चोलोम। हाँ, जागोई में लास्य होता है, मतलब कोमल मूवमेंट्स, और चोलोम में तांडव यानी ऊर्जावान मूवमेंट्स। कलाकारों में गुरु बिपिन सिंह और झावेरी बहनों का नाम बहुत प्रमुख है। जी, झावेरी बहनें दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा। परीक्षा में ये सवाल अक्सर आता है कि झावेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित हैं। इसमें कुछ और भी दिलचस्प तथ्य हैं, जैसे पेना नाम का वाद्य यंत्र और 64 ताल। हाँ, पैना एक तार वाला वाद्य यंत्र है जो इस नृत्य के लिए बहुत जरूरी है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1779 में मिंगथाउ चिंगथांग खोम्बी द्वारा। और इसके लिए संस्थान भी हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, जो इम्फाल में है। जी, 1954 में बनी थी। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि मणिपुरी नृत्य का संबंध श्री कृष्ण और वैष्णव समुदाय से है, और झावेरी बहनें इसकी प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, अब आते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर, विश्व बैंक। हम्म। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। हाँ, जो यूएसए में हुआ था। देखिए, दूसरी विश्व युद्ध के बाद यूरोप और कई देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। तो उन्हें फिर से खड़ा करने के लिए पैसों की जरूरत थी। बिल्कुल। और इसी जरूरत से विश्व बैंक का जन्म हुआ। विश्व बैंक समूह में वैसे तो 5 संस्थाएं हैं, पर आईबीआरडी इसका सबसे पुराना हिस्सा है। और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसकी स्थापना भी लगभग इसी समय हुई, 1945 में। जी हाँ, इसीलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स भी कहते हैं। दोनों का मुख्यालय भी वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ की अपनी मुद्रा भी है, एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स। हाँ, विशेष आहरण अधिकार। इसमें 5 बड़ी मुद्राएं शामिल हैं: डॉलर, पाउंड, येन, चीन की रूमिम्बी और यूरो। तो इस पॉइंट को एग्जाम में ऐसे याद रख सकते हैं कि विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों की नींव ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में रखी गई थी, और दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। सही है। चलिए अब खेल जगत की ओर चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार। जी। नोट्स के मुताबिक ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज महाराजा करणी सिंह थे। हाँ, और इसकी शुरुआत 1961 में हुई। जी। उस समय यह पुरस्कार 20 खिलाड़ियों को दिया गया था। इसमें पहले विजेताओं की एक लिस्ट भी है। जी। क्रिकेट में सलीम दोरानी, हॉकी में पृथ्वीपाल सिंह, फुटबॉल में पीके बनर्जी, और पहली महिला विजेता का नाम भी है एनी लम्सडिन, हॉकी से। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहली महिला विजेता। जी। और कुश्ती में थे उदय चंद, बैडमिंटन में नंदू पाटेकर। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई, और पहली महिला विजेता हॉकी खिलाड़ी एनी लम्सडिन थी। बिल्कुल। अगला विषय है भारत के प्रमुख मंदिर। सबसे पहले है पार्श्वनाथ मंदिर। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर भी हैं। जी, दोनों ज्योतिर्लिंग हैं। दूसरे राज्यों की बात करें तो केरल में पद्मनाभ स्वामी और सबरीमाला, करणी माता मंदिर। कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर। और तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और शोर मंदिर। ये सब बहुत प्रसिद्ध हैं। लिस्ट तो काफी लंबी है। आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी, तेलंगाना में रमप्पा मंदिर, गुजरात में सोमनाथ, उड़ीसा में लिंगराज और सूर्य मंदिर, और पश्चिम बंगाल में विष्णुपुर मंदिर। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह याद रखा जा सकता है कि मंदिरों और उनके राज्यों का मिलान करने वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में और मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार 1995 में मनाया गया था। और ये दिन शेक्सपियर की पुण्यतिथि भी है। हाँ, और भारत का अपना कॉपीराइट एक्ट 1957 का है। इसमें और भी कई दिवस हैं, जैसे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। दोनों अलग अलग हैं। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल होम्योपैथी दिवस।
21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस, 25 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस। और 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। जी, तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह याद रखा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को है और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो 6 अप्रैल को है, इनकी तारीखें अलग-अलग हैं। खेल से जुड़ा अगला विषय है ट्रॉफियां और नियम। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये हॉकी से संबंधित है। हाँ, इसकी शुरुआत 1991 में हुई। हॉकी की और भी ट्रॉफियां हैं जैसे रंगास्वामी कप, सुल्तान अजलान शाह कप। और सबसे पुरानी ट्रॉफी है बैटन कप 1895 की। जी, जबकि फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी है डूरंट कप 1888 की, शिमला में शुरू हुई थी। फुटबॉल की और भी हैं संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, रोवर्स कप। हॉकी मैच के बारे में भी कुछ जानकारी है, जैसे मैच अब 60 मिनट का होता है। हाँ, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, पहले 70 मिनट का होता था। और फील्ड का नाप, गोल पोस्ट की चौड़ाई, स्टिक की लंबाई, ये सब भी दिया है। जी, ये काफी तकनीकी जानकारी है। और हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे पुरानी हॉकी ट्रॉफी बैटन कप है और सबसे पुरानी फुटबॉल ट्रॉफी डूरंट कप है। बिल्कुल सही। अब कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों की आत्मकथाएं। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये तो मिल्खा सिंह की है। जी, और युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। दोनों के नाम मिलते जुलते हैं। हाँ, रेस और टेस्ट। वीवीएस लक्ष्मण की है 281 एंड बियॉन्ड। राहुल द्रविड़ की टाइमलेस स्टील, सौरव गांगुली की अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। और अनिल कुंबले की वाइड एंगल। संजय मांजरेकर की है इम्परफेक्ट। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रख सकते हैं कि द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, अब आते हैं भारतीय राजनीति पर। टॉपिक है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। इसका प्रावधान अनुच्छेद 57 के अंतर्गत है। मतलब भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोबारा निर्वाचित हुए थे। जी हाँ, अमेरिका की तरह यहाँ कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हैं, जैसे 52 में पद, 53 में कार्यपालिका प्रमुख, 54 में निर्वाचन, 56 में कार्यकाल, 58 में योग्यताएं और 60 में शपथ, 61 में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है और यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति की और भी शक्तियां हैं, जैसे अनुच्छेद 72 में क्षमादान और 123 में अध्यादेश। जी, तो इस पॉइंट को एग्जाम में ऐसे याद रखा जा सकता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 के तहत संभव है और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की, मतलब उन्हें चुनता कौन है। इसमें 3 तरह के लोग शामिल होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। सिर्फ निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। नहीं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इन्हें 70वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। एकदम सही। अब चुनाव और महाभियोग की प्रक्रिया को समझते हैं। चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। इसमें 3 चीजें हैं: गुप्त मतदान, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और इसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं। जी, एक और मजेदार बात, एमपी के लिए हरे रंग का मतपत्र होता है और एमएलए के लिए गुलाबी। अच्छा, और राष्ट्रपति चुनाव में नोटा का प्रयोग नहीं होता। नहीं होता। अब महाभियोग की प्रक्रिया की बात करें तो ये किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। पहले सदन में 14 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं, फिर 3/4 बहुमत से पास होता है। और फिर दूसरे सदन में भी 3/4 बहुमत से पास होना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में ऐसे याद रख सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है, जबकि महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से। अब भारत के पहले 4 राष्ट्रपतियों का सही क्रम क्या था? सबसे पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद एस राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन और चौथे थे वीवी गिरी। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उनके बाद उपराष्ट्रपति रहे एस राधाकृष्णन, राष्ट्रपति बने। जी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति किन-किन की नियुक्ति करते हैं? वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राज्यपाल, सीएजी, पीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद और ओबीसी और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष।
तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि देश के अधिकतर प्रमुख संवैधानिक पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। सही है। चलिए अब आधुनिक भारत के इतिहास में चलते हैं। भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन सी थी? वो थी लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838-39 में बनी थी। इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव। जी, ये जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण संस्था थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। हाँ, और 1886 में इसका विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया। इसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जी, इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। एस.एन. बैनर्जी की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक भी है, अ नेशन इन मेकिंग। इसका विलय 1886 में आईएनसी में हो गया। आईएनसी की स्थापना तो 1885 में हुई थी। कांग्रेस में उसकी स्थापना के एक साल बाद यानी 1886 में हुआ। अब कांग्रेस की स्थापना से जुड़े कुछ तथ्य। क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी संस्थापक सदस्यों में थे? नहीं, वो नहीं थे, क्योंकि जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हो रहा था, तब वो कलकत्ता में अपनी संस्था का अधिवेशन कर रहे थे। अच्छा, स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। उस समय वाइसराय डफरिन थे। जी, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे W.C. बैनर्जी और इसमें 72 सदस्य थे। और पहले 4 अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, 1886 में कलकत्ता में अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो पारसी थे। 1887 मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। और 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। तो इस पॉइंट को एग्जाम में ऐसे याद रखा जा सकता है कि कांग्रेस के पहले 4 अध्यक्ष अलग-अलग धर्मों और राष्ट्रीयता से थे: हिंदू, पारसी, मुस्लिम और अंग्रेज। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये प्रसिद्ध नारा किसने कब और कहां दिया? ये बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिया था। उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे एसी मजुमदार। जी, इस अधिवेशन का महत्व यह है कि एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे। इससे पहले 1907 के सूरत अधिवेशन में तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था। हाँ, गरम दल और नरम दल में। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि 1907 में सूरत में जो कांग्रेस विभाजित हुई थी, वो 1916 में लखनऊ में फिर से एक हो गई। अब आते हैं भूगोल पर। प्रमुख शहर और उनके किनारे स्थित नदियां। सही जोड़े हैं कोटा चंबल के किनारे, जबलपुर नर्मदा के किनारे और संबल पर महानदी के किनारे। और इसमें एक गलत जोड़ा भी दिया है, भुवनेश्वर महानदी के किनारे नहीं है। जी, कुछ और देखें तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, मदुरई वैगई नदी के, गोरखपुर राप्ती के, कोलकाता हुगली के, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है और नांदेड़ गोदावरी के। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि शहरों और नदियों के जोड़े बनाने वाले प्रश्न बहुत आम हैं, जैसे हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। अब भारत की प्रमुख घाटियां। नेलांग घाटी कहाँ है? नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी और धर्मा घाटी भी है। और साइलेंट वैली? वो केरल में है, अराकू आंध्र प्रदेश में, बराक असम में, नुब्रा लद्दाख में और जूकू नागालैंड में। जी। और स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं। तो इस पॉइंट को एग्जाम में ऐसे याद रख सकते हैं कि नेलांग और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, जबकि साइलेंट वैली केरल में है। बिल्कुल। अगला विषय है भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी झरने। जी। केवटी जलप्रपात, ये रीवा मध्य प्रदेश में है। और भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? वो चित्रकूट झरने को कहते हैं, जो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात? वो है कुंचिकल, 455 मीटर ऊंचा, वराही नदी पर, कर्नाटक में। कुछ और भी हैं, जैसे धुआंधार मध्य प्रदेश में, हुंड्रू झारखंड में और दूध सागर गोवा में। जी। तो इस पॉइंट को एग्जाम में ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटक है और भारत का नियाग्रा चित्रकूट छत्तीसगढ़ को कहते हैं। अब बात करते हैं भारत की झीलों की। उपवन झील कहाँ है? उपवन झील महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में नहीं। कुछ सही जोड़े भी दिए हैं, चंदुबी असम में, हमीरसर गुजरात में और बड़खल हरियाणा में। जी। कुछ और प्रसिद्ध झीलें हैं, जैसे राजस्थान में सांभर, ओडिशा में चिल्का, केरल में वेम्बनाड और मणिपुर में लोकटक झील। लोकटक झील को मणिपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। यहीं पर दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ। और ये जो तैरते हुए द्वीप हैं, इन्हें फुमडिस कहते हैं। सही कहा।
तो इस पॉइंट को एग्जाम में ऐसे याद रख सकते हैं कि लोकटक झील मणिपुर में है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ यहीं पर है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। पहला टॉपिक है प्राथमिक घाटा। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे का वो हिस्सा है जो ब्याज भुगतान के कारण नहीं है। ये सरकार के वित्तीय अनुशासन को दिखाता है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम राजकोषीय घाटे में से सरकार द्वारा पुराने कर्ज पर दिए जाने वाले ब्याज को हटा देते हैं तो हमें प्राथमिक घाटा मिलता है। एकदम सही। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कार्गो सेवा किसमें आती है? कार्गो सेवा तृतीयक यानी टर्शरी गतिविधियों का हिस्सा है, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन जैसी चीजें आती हैं। हाँ, और इसमें जनसंख्या का बड़ा हिस्सा काम करता है। द्वितीयक में विनिर्माण आता है। और तृतीयक या सेवा क्षेत्र में संचार, परिवहन, बैंकिंग, आईटी, ये सब। जी, और जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान इसी क्षेत्र का है। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र का है। बिल्कुल। अब कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय शब्दावली। बीपीएलआर का फुल फॉर्म? बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। एनईएफटी? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और जीवीए है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रख सकते हैं कि एनईएफटी और आरटीजीएस ऑनलाइन पैसे भेजने के तरीके हैं और इन्हें एनपीसीआई नियंत्रित करता है। मुद्रा योजना, इसका पूरा नाम क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी। इसमें 3 तरह के लोन हैं, शिशु, किशोर और तरुण। जी, शिशु में 50,000 तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। और 2024 के बजट में तरुण ऋण की सीमा 20 लाख तक कर दी गई है। हाँ। इससे जुड़ी एक और बड़ी योजना है पीएम जनधन योजना, जिसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। तो इस पॉइंट को एग्जाम में ऐसे याद रख सकते हैं कि मुद्रा योजना छोटे व्यवसायों के लिए बिना गारंटी का लोन देती है और इसकी 3 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर और तरुण। जी, अब विज्ञान के कुछ विषयों को समझते हैं। पहला है बल, फोर्स। इसका सिद्धांत है कि 2 पिंडों के बीच बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में लगता है। ये न्यूटन का तीसरा नियम है ना? हाँ, इसका सूत्र है F = ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, और इसका मात्रक है न्यूटन। अगला विषय है उपधातु, मेटलॉइड। उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, जैसे जर्मेनियम, Ge। कुल 7 उपधातुएं हैं। जी, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे प्रसिद्ध उपधातु हैं जिनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर बनाने में होता है। सही है। अब जीव विज्ञान पर आते हैं। होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा? ये सी लेनियस ने गढ़ा था। इसका मतलब होता है बुद्धिमान आदमी। और कुछ अन्य वैज्ञानिक नाम भी हैं, जैसे बिल्ली का फेलिस कैटस, मेंढक का राना टिग्रीना, कुत्ता कैनिस फैमिलियारिस, गाय बोस इंडिकस। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रख सकते हैं कि वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति सी लीनियस ने दी थी, इसीलिए उन्हें वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। बिल्कुल। जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? मूल इकाई है जाति, स्पीशीज। और जैसा हमने बात की, वर्गीकरण के जनक हैं के लीनियस। वर्गीकरण का एक पदानुक्रम भी है, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और फिर जगत, किंगडम। और विटेकर ने 5 जगत का वर्गीकरण दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांट और एनिमलिया। तो इस पॉइंट को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है और विटेकर ने सभी जीवों को 5 जगत में बांटा था। जी। अब आखिर में कुछ हाल के तथ्यों पर नजर डालते हैं। पहला है, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मदरसों में संस्कृत को एक अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव दिया है। जी, राज्य के 416 मदरसों में। दूसरा, उच्चतम न्यायालय में न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई है, जिसमें कुछ बड़े बदलाव हैं। हाँ, आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी गई है, साड़ी पहनाई गई है और तलवार की जगह संविधान स्थापित किया गया है। इसके वास्तुकार हैं विनोद गोस्वामी। और ये निर्देश 50वें मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ के थे। और आखिरी तथ्य है फुटबॉल से जुड़ा, 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला। ये हैं बाला देवी, जो मणिपुर से हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
सुनील छेत्री के 95 गोल हैं। तो इन पॉइंट्स को एग्जाम में इस तरह से याद रखा जा सकता है कि न्याय के देवी की नई प्रतिमा में आंखों पर पट्टी नहीं है और हाथ में संविधान है, और 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बाला देवी हैं। सही है। तो आज हमने कला, राजनीति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और कुछ समसामयिक घटनाओं के महत्वपूर्ण तथ्यों को एक-एक करके समझा। हाँ, ये सभी तथ्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा के बाद एक विचार पर सोचा जा सकता है। हमने देखा कि मणिपुर की एक खिलाड़ी बाला देवी फुटबॉल में नाम कमा रही हैं। वहीं का लोकटक झील केबुल लामजाओ पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, और वहीं का मणिपुरी नृत्य एक शास्त्रीय कला है। ये तो एक ही जगह से जुड़ी 3 अलग-अलग बातें हो गई। हाँ, तो यह सोचना दिलचस्प है कि किसी एक क्षेत्र का भूगोल, उसकी संस्कृति और वहाँ के लोगों की उपलब्धियां आपस में कैसे जुड़ी हो सकती हैं। ज्ञान के इन अलग-अलग बिंदुओं को जोड़कर देखना ही एक समग्र समझ विकसित करता है।